Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, today I take the chapter on class 12. The name of this chapter is Parties and the Party System of India. And this chapter is in the second term. The name of the book is India Since Independence. Okay? So we start this chapter Parties and the Party System in India before 2 or 3 days. Now today I take a topic, nature of the Congress dominance. The Indian National Congress, which got the first 3 general election, and the position of the Indian National Congress was dominance. Near about 3-4 seats are under the Indian National Congress. So today class we will going to discuss about कि nature of dominance of Indian National Congress कैसा था, उसका dominance का nature कैसा था, क्या वो जो अदर्स कंट्रीज़ में जो जैसे रशिया चाइना है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने केवल एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को अलाउ किया है. ठीक है, तो क्या ये उनके जैसा जो डोमिनेंस था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जैसा चाइना में है उसके जैसा था या फिर उससे थोड़ा अलग था ना. तो वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस इन माय क्लास कि नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर कैसा था. ठीक है क्लास, अगर हम थोड़ा कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस का नेचर था और जैसे हम कुछ कंट्रीज ले चाइना, क्यूबा, रशिया ना, यहाँ के कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने केवल एक ही पार्टी को अलाउ किया है कंट्री में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर केवल एक ही पार्टी होगी और एक ही पार्टी का रूल होगा और उसका वहाँ पे उस पार्टी का डोमिनेंस तो बना ही रहेगा. तो क्या हमारे इंडिया में भी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका भी डोमिनेंस कुछ ऐसा ही था या फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, इरिट्रिया, ये सब जो है वन पार्टी स्टेट्स हैं. कारण क्या है? लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स, जिसकी वजह से वहाँ पर वन पार्टी स्टेट्स के रूप में ये काम कर रहे हैं. तो क्या अब यहाँ पर भी वन पार्टी डोमिनेंस आपको दिखेगी, तो क्या इन कंट्रीज़ में जो डोमिनेंस है क्या कांग्रेस की डोमिनेंस वैसी ही थी? या फिर तीसरी चीज़, अंटिल फ्यू ईयर अगो मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान वेर ऑल्सो इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट. यहाँ पे भी एक पार्टी का डोमिनेंस था. तो व्हाट डिस्ट्रीब्यूट्स द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम ऑल दीज केसेस. तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस इंडिया में था वो इन सभी मामलों में जो है एक पार्टी के डोमिनेंस से किस तरह से अलग था. देखो क्लास, जो हमारी इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो बाकायदा डेमोक्रेटिक इलेक्शन के थ्रू आई थी. इलेक्शन में सारी पार्टीज़ को अलाउ था कि फ्री फेयर इलेक्शन होगा, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को तब पर भी जो है एक उसको डोमिनेंस सिचुएशन हासिल हुई. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस जो अदर जो कंट्रीज़ हैं या वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम उनके डोमिनेंस से बिल्कुल ही अलग थी. फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बावजूद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे अपनी स्थिति डोमिनेंस बनाई इंडिया में. जैसे कि साउथ अफ्रीका में इंडियन नेशनल जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस जैसे रही, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हुआ तो वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की डोमिनेंस रही. वैसे ही जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको लोगों ने चुना, लोगों का भरोसा था उसके पास. ठीक है, और इसकी वजह से वो डोमिनेंस सिचुएशन को हासिल किया, उसने फ्री एंड फेयर तरीके से हासिल किया था. इसलिए वह एक डेमोक्रेटिक वे से आई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस.
देखो कांग्रेस की जो इतनी बड़ी सक्सेस थी उसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट इज़ द रूट। देखो इसके पीछे द लेजेंसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस वाज सीन एज अ इनहेरिएटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट ना। जो राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट था उसका प्रभाव था कि जो लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़े हुए थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स थे, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से चुनाव लड़ रहे थे, वोट मांग रहे थे, तो इसका एडवांटेज उसको मिलना था, ठीक है। और अब वो ये कांग्रेस के कैंडिडेट बन करके जनता के सामने थे वोट के लिए, तो दैट इज़ वाई। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी आज़ादी मिलने तक जो कि पूरे कंट्री में फैली थी, वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, और ये लोकल लेवल तक फैली हुई थी, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय ही नई नई पार्टियां बनना शुरू हुई, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये सबसे पुरानी पार्टी थी पूरे देश में, इसका वेल ऑर्गेनाइज तरीके से फैल चुकी थी लोकल लेवल में, ठीक है। तो जहाँ दूसरी पार्टी अभी बनने जा रही थी वहीं ये वेल ऑर्गेनाइज पार्टी पूरे देश में फैली हुई थी। तो दस द कांग्रेस हैज़ द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक द एडवांटेज, ठीक है, उसको फ़ायदा मिला इसका, ठीक है, कि दूसरी पार्टी का अस्तित्व अभी वैसे नहीं बना है जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। इसका एडवांटेज इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिना वेल नोन पार्टी थी, सभी जानते थे। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैज़ नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एज वी सीन इन द मैप, बट ऑल्सो हैड अ ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक न केवल फैली थी बल्कि वो लोकल लेवल पे भी लोगों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज द कांग्रेस वाज टिल रिसेंटली नेशनल मूवमेंट, और सबसे बड़ी बात कि अभी नेशनल मूवमेंट को लीड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इस वजह से लोगों का साथ उसको मिला। इट्स नेचर वॉज ऑल इंक्लूसिव, यानी उसका जो नेचर था ऑन इंक्लूसिव, वो सबको साथ लेके चलने वाली थी, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, और इन चीज़ों ने कांग्रेस को एक डोमिनेंट पार्टी के रूप में कंट्री के सामने प्रेजेंट किया क्लास। तो कांग्रेस इज डोमिनेंट बाय दिस वे। Okay class, now next heading is Congress as a social and ideological coalition. Class, you know Congress was formed in 1885 during the colonial period, and during the British ruling, this Indian National Congress was formed in 1885 by a British officer A.O. Hume, 1885. And you know, this was started by some English speakers peoples, by retired British officers. So some peoples who are rich, English speakers, educated, they start this organization. But this organization, which was starting from 1885 and become a pressure group, initially only educated people, professionals and commercial classes join this party, and this party become a mass movement in the 20th century, ठीक है। और ये पार्टीज का में लगातार लोग जुड़ते चले गए, जैसे महात्मा गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ने जो है इस जो नए नए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, आपका
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे जैसे अपने मूवमेंट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया, एक एक सिविल मूवमेंट्स को जैसे जैसे उन्होंने किया, इस पार्टी का जनाधार बढ़ता ही चला गया, लोग इसमें जुड़ते चले गए, हर तरह के लोग कांग्रेस से जुड़े, एक लैंड लेबर और एक जमींदार लैंडलॉर्ड दोनों ही जुड़े, एक कारखाने में काम करने वाला वर्कर और कारखाने का मालिक, गांव में रहने वाला आदमी, शहर में रहने वाला, ट्राइबल्स कम्युनिटी, लोअर कास्ट के लोग, अपर कास्ट के लोग ना, रिच पुअर, सब धीरे धीरे कांग्रेस से जुड़ते चले गए। और कांग्रेस का जो बेस है बहुत ही ब्रॉड होते रहता है, तो हर डिसोबीडियंट मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाया उससे इस कांग्रेस का जनाधार बढ़ता ही चला गया। एंड जो लोग आपस में जिनका विरोध था वो भी कांग्रेस के मेंबर हो गए, जैसे कि पीजेंट्स जो किसान थे वो भी इसके मेंबर बने, और बड़े बड़े उद्योगपति भी बने, ठीक है, शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, सब इसके मेंबर थे, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडिल, लोअर, अपर कास्ट, सारे तरह के लोग इसके सदस्य थे, सभी जातियों के लोग इसके मेंबर बने। और कांग्रेस में सबके लिए जगह थी, क्लास। और इसमें जो है कांग्रेस धीरे धीरे जो है कांग्रेस वाज ट्रांसफॉर्म इनटू रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, ठीक है, मतलब कांग्रेस एक रेनबो सतरंगी पार्टी बन गई जिसमें हर तरह के लोग उसके सदस्य हों, एंड ब्रॉडली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वेरियस इंटरेस्ट। इस तरह से कांग्रेस जो है हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, जो ढेर सारे मल्टी रिलीजन, मल्टी लिंग्विस्टिक वाला देश है, सब लोग इसके, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग इसके सदस्य बने, और सभी अपर कास्ट, लोअर क्लास, जो रिच पुअर, सब लोग इसके सदस्य बने, अलग अलग हितों को लेकर के चलने वाले भी कांग्रेस के सदस्य बने। तो ये कांग्रेस जो आपकी रेनबो लाइक पार्टी बन गई, क्लास। और क्लास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी थी, अपना एक अलग आइडेंटिटी थी, लेकिन जब वो कांग्रेस में आए तो वो आइडेंटिटी कांग्रेस के साथ घुल मिल गई, ठीक है, यानी जो कांग्रेस थी आपकी वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन ऑल्सो ना, कांग्रेस जो थी आपकी आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी थी, ठीक है। कि डिफरेंट डिफरेंट जो थिंकिंग के लोग हैं वो इसमें आए और फिर इसके मेंबर बन कर के रह गए, ठीक है, और ऐसे लोग सब कांग्रेस में भरे पड़े थे, ठीक है। तो कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल, इट एकोमोडेट द रिवोल्यूशनरीज, पैसिफिस्ट, ये क्रांतिकारियों को भी अपने यहाँ जगह देती थी, जो शांति के पुजारी थे उनको भी जगह देती थी, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी थे उनको भी, एंड रेडिकल्स जो बदलाव की बातें करते थे उनको भी जगह देती थी, एक्सट्रीमिस्ट जो एग्रेसिव नेचर के थे उनके लिए भी जगह थी, जो मॉडरेट जो नरम विचार के थे उनके लिए भी जगह थी कांग्रेस में, रफ लाइट जो गरीबों को या फिर जो ओपन इकोनॉमी की बात करते उन सब के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले थे, ठीक है। तो कांग्रेस वाज अ प्लेटफॉर्म फॉर द न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट एंड इवन पॉलिटिकल पार्टीज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे हित समुदाय के लोग, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप्स और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थे अपने को नेशनल मूवमेंट से जोड़ पाए, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू ही, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंस डे many organizations and parties with their own constitution and organizational structure were allowed to access within the Congress। देखो आज़ादी से पहले जो अलग अलग जो
ऑर्गेनाइजेशन थे, अलग अलग पार्टीज़ थी जिनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन थे, खुद के नियम कानून थे, उनको कांग्रेस में रहने की परमिशन दी गई। वो कांग्रेस में रह करके काम कर सकते थे। तो इस तरह से कांग्रेस एक अम्ब्रेला, एक जो है रेनबो टाइप की पार्टी बन गई कि उसमें हर तरह के लोग उसके सदस्य होते थे। एंड क्लास, जैसे कि आप कह सकते हो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि आगे चल कर के सोशलिस्ट पार्टी के रूप में जो है कांग्रेस से अलग हुई। ठीक है। तो डिस्पाइट डिफरेंस रिगार्डिंग द मेथड, स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू कंटेन इफ नॉट रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिल्ड अ कंसेंस। ठीक है। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही जिसने कई तरह के लोगों को साथ लेकर के चली। ठीक है। और जैसे सोशलिस्ट पार्टी उसका पार्ट होते हुए भी लास्टली जाकर के उससे सेपरेट हो गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। क्लास, जब कांग्रेस ने अपने तौर तरीके जब सख्त किए तब। क्लास, योर नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। क्लास, this coalition-like character of the Congress gave its unusual strength. कांग्रेस की जो कोलिशन की तरह जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो उसको ताकत देती थी। ठीक है। पहला पॉइंट है कोलिशन एकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट। कोलिशन की वजह से जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया था उन सबको एकोमोडेट करती थी। ठीक है। उन सबका चूँकि ये कोलिशन थी तो सबको एकोमोडेट करके सबका रहना यहाँ आसान था जो इसको ज्वाइन करते थे। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन, इसीलिए कोई भी जो है आपातकाल जैसी स्थिति नहीं बन पाती थी। ठीक है। एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इश्यू, जितने भी इश्यूज होते थे उस पर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती थी। कोई भी इश्यू इतना बड़ा नहीं बनता था कि उसको सॉल्व न किया जा सके। ठीक है। चूँकि कांग्रेस एक कोलिशन थी तो उसमें जो अलग अलग इश्यू आते थे वो कभी भी इतने बड़े नहीं हो पाते थे कि वो पार्टी के पहुंच के बाहर हो जाए। पार्टी उसको रेगुलेट कर लेती थी, पार्टी उसको आपस में सुलझा लेती थी प्रॉब्लम, यानी कांग्रेस की पहुंच के बाहर वो मामला नहीं जा पाता था। ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेज एंड इंक्लूसिवनेस आर द होल मार्क्स ऑफ कोलिशन। और इस कोलिशन में अगर कोई इशू होता था तो दो अलग विचारधाराओं में कॉम्प्रोमाइजेज हो जाते थे। इंक्लूसिवनेस यानी सबको साथ लेकर के चलने की प्रवृत्ति भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ये कोलिशन की सबसे बड़ी जो है पहचान थी कि उसमें कोई भी अगर इश्यू आ गए, डिफरेंसेस आ गए तो उस पर एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था और अगला दूसरे की बात भी मान लेता था कि नहीं सबको साथ लेके चलना है। ठीक है। दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन, और यह जब जो कांग्रेस के अंदर जो चल रहा था कोलिशन, ये अपोजिशन वालों को हमेशा परेशानी में डाला रहता था, क्योंकि जो भी चीज़ें थी वो हर चीज़ कांग्रेस के अंदर ही थी, अपोजिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। जो जैसे मान लो अगर अपोजिशन के दिमाग में था भी कि कुछ चीज़ें उनके लिए है, कुछ करने के लिए है, तो ऑलरेडी वो कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ पहले से थी, तो अपोजिशन को करने के लिए कुछ नहीं रह जाता था। ठीक है। तो एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से would also find a place in the program and ideology of the कांग्रेस। जो अपोजिशन के दिमाग में था वो जो भी चलता था आइडियोलॉजी, वो पहले से कांग्रेस के अंदर ही आइडियोलॉजी और चीज़ें रहती थी, तो अपोजिशन हमेशा परेशान रहता था, उसके करने के लिए कुछ रहता ही नहीं था। दूसरी बात जो मैं आपको क्लास कहूँगा वो ये है कि इन अ पार्टी दैट हैज़ अ नेचर ऑफ कोलिशन, जो पार्टी का जो नेचर था कोलिशन का,
देयर इज़ अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशन ऑफ वेरियस ग्रुप। जो अलग अलग ग्रुप थे उनकी एम्बिशन भी अलग अलग थी और अलग अलग ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस थे, इंटरनल डिफरेंसेस थे, तो उसमें वो सब टॉलरेट हो जाता था, वो सब आपस में एक दूसरे के प्रति टॉलरेंस की भावना रखते थे, ठीक है। एंड द लीडर्स आर एकोमोडेटेड, और उनके जो लीडर होते थे आपस में एकोमोडेट करके मिलजुल करके कांग्रेस में रहा करते थे, ठीक है। जो भी अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनमें एकोमोडेशन हो जाता था, उनके लीडर आपस में बातचीत करके जो है जो डिफरेंसेस को दूर कर लेते थे, ठीक है। तो द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग, कांग्रेस में ये दोनों ही चीज़ें शामिल थी, ठीक है। कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग ड्यूरिंग द फ्रीडम, जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भी कांग्रेस को इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करता था, और कंटिन्यू आज़ादी के मिल जाने के बाद भी ये दोनों ही तरीक़ों का कांग्रेस यूज़ करता था। दैट इज़ वाई इवन इफ़ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद द शेयर ऑफ पावर, अगर मान लो कोई पार्टी अपने जिसको पावर मिली है या उसको जिस पोजीशन है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी, तभी भी वो पार्टी में ही, कांग्रेस पार्टी में ही वो ग्रुप बना रहता था, एंड फाइट अदर्स ग्रुप रेदर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकम एन अपोजिशन। तो अगर कोई ग्रुप है अपनी पोजीशन और या अपनी पावर को लेके अनसेटिस्फाई है, तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता था, पार्टी में ही रह करके अपने विरोधी के अगेंस्ट इसका मतलब ये क्लास की कांग्रेस के अंदर ही जो अलग अलग ग्रुप्स थे वो फैक्शन बन करके रह सकते थे, अपने विचारों अपने आइडियोलॉजी के लिए वो फाइट कर सकते थे, उनको कांग्रेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो कांग्रेस के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कांग्रेस में रह करके वो अपने विचारों अपनी लड़ाई लड़ सकते थे, और कोई भी नई पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो कांग्रेस की ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी क्लास। क्लास राज्यों में, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे फैक्शंस थे कांग्रेस में, तो द फैक्शन टुक द डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंटलेस पार्टी बन गई, ठीक है। द अदर जो दूसरी पार्टी थी, अब वो क्या करती थी कि वो इन कांग्रेस पार्टी के जो फैक्शंस थे उनको समझाने का कोशिश करती थी, क्योंकि जो कांग्रेस की हैसियत थी वो एक ग्रैंड सेंट्रल पार्टी के रूप में थी, और जो अदर पार्टीज़ थी वो कांग्रेस के इन फैक्शंस को समझाने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश किया करते थे उनको, ताकि जो सरकार के फैसले हैं या पॉलिसी हैं उनको चेंज किया जा सके। दे वर नॉट अल्टरनेटिव टू द रूलिंग पार्टी, जो अदर जो पार्टीज़ थी वो रूलिंग पार्टी के अल्टरनेटिव नहीं थी, इसलिए वो जो है कांग्रेस की आलोचना करते थे, कांग्रेस को प्रेशराइज करते थे और कांग्रेस को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। तो सिस्टम ऑफ फैक्शन फंक्शन एज अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद द रूलिंग पार्टी। जो फैक्शंस थे कांग्रेस के, वो कांग्रेस में एक संतुलन बनाए रखते थे, कोई भी चीज़ें कांग्रेस की पहुंच के बाहर नहीं थी क्लास। द पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस के अंदर ही पॉलिटिकल कंपटीशन आपको देखने को मिल जाते थे। जो पहला दशक था कांग्रेस आज़ादी के बाद,
तो कांग्रेस एक्टेड बोथ एज द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन। तो कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी के रूप में भी काम करती थी और कांग्रेस एक अपोजिशन पार्टी के रूप में भी काम करती थी। तो दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कांग्रेस सिस्टम। इसलिए जो पहला दशक था वह कांग्रेस सिस्टम